हेलो दोस्तों, जय श्री राम। रफ्तार सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का प्रश्न आपको रेलवे, एसएससी, बैंकिंग के साथ साथ बीपीएससी टीआर 4 और बीपीएससी के प्री पीटी में भी आपको मदद करेगा। और आज का पहला प्रश्न रहा ये, और ये आप लोग के बीच सबसे पहले करंट अफेयर्स आ रहा है। हाल ही में नकली नोटों को रोकने के लिए दोगुनी सुरक्षा वाली SR2 BIF7 नैनो करनी वाली स्याही किसने बनाई? तो नकली नोटों को रोकने के लिए SR2 BIF7 को बनाने का श्रेय जाता है BARC के बार्क तथा नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जाता है। बार्क का फुल फॉर्म होता है BARC के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना 1954 में की गई थी। इसकी स्थापना और बार्क का मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई ट्राम्बे महाराष्ट्र में है, आपको पता है। अगला क्वेश्चन, भारत में नोट कितने जगहों पर छापे जाते हैं? भारत में नोट 4 जगह पर छापे जाते हैं, नासिक, देवास, मैसूर, सालबोनी। नासिक, देवास, मैसूर, सालबोनी। नासिक महाराष्ट्र में है, देवास मध्य प्रदेश में है, मैसूर कर्नाटक में है, जबकि सालबोनी पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री महोदया श्री ममता बनर्जी जी हैं। चुनावों में इस्तेमाल होने वाली अमिट स्याही का निर्माण कहाँ होता है भारत में? जब भी वोटिंग करने जाते हैं, वोटिंग की आयु 18 वर्ष से भारत में जब भी आप कोई वोटिंग करोगे या कोई करते हैं तो उनके अंगुली पर जो निशान लगाई जाती है वो जो रहता है बनता है भारत के मैसूर में। मैसूर कर्नाटक का एक शहर है। और जो स्याही लगाई जाती है वो बना होता है सिल्वर नाइट्रेट का। किसका बना होता है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है AgNO3। और इसका एक और नाम है सिल्वर नाइट्रेट का, लूनर कास्टिक। क्या नाम है इसका? लूनर कास्टिक। यानी सिल्वर नाइट्रेट का दूसरा नाम लूनर कास्टिक है। इस प्रश्न को एसएससी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा में DRDO ने नौसेना के लिए सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया? तो VLSRSAM का सफल परीक्षण किया गया ओडिशा के चांदीपुर में। DRDO द्वारा इसको सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत डायनेमिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत डायनेमिक लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में है। भारत डायनेमिक लिमिटेड की स्थापना 1970 में हुई थी। अब DRDO की बात कर लेते हैं। तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली है। DRDO के वर्तमान चेयरमैन समीर बी कामत साहब हैं। इसके प्रथम चेयरमैन DRDO के जो थे दौलत कोठारी थे। और DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। इसके अलावा DRDO का मोटो आदर्शवाद, मोटो मीन्स होता है आदर्शवाद, स्ट्रेंथ ओरिजिन इन नॉलेज, अर्थात बलस मूलम विज्ञानम। DRDO का मोटो क्या है? बलस मूलम विज्ञानम। इसका इंग्लिश में लिखा होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इन नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। अग्नि 4 सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि 4 का रेंज होता है 4000 किलोमीटर तक। अग्नि 4 जो होगा सतह से सतह मार करेगा। इसकी क्षमता कितनी, मारक क्षमता कितनी किलोमीटर? 4000 किलोमीटर तक। कहता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2 का सफल परीक्षण किया गया पोखरण। कहाँ परीक्षण किया गया? पोखरण। हाल ही में कंप्यूटर दीदी सेंटर्स, कंप्यूटर दीदी सेंटर्स और दीदी की दुकान किसके द्वारा चलाई जाएगी?
तो ये चलाई जाएगी ग्रामीण विकास मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसका नाम है कंप्यूटर दीदी सेंटर्स और दीदी की दुकान। क्या नाम है? दीदी की दुकान। अब बात करते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क है और इसके एजुकेटिव डायरेक्टर कैथरीन रसेल। वर्तमान में इसके एजुकेटिव डायरेक्टर कैथरीन रसेल। कुछ बच्चों को यूनिसेफ और क्या है इसी तरह का यूनिसेफ और नहीं याद आ रहा, छोड़िए होगा। MS स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? MSP से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अर्थात सरकार द्वारा किसी भी किसान की उत्पादित वस्तुओं का एक मिनिमम रेट निर्धारित किया जाता है, जिससे नीचे अगर कोई ग्राहक या कोई व्यापारी किसान से खरीदता है तो उस मूल्य पर जाके सरकार को वो बेच सकते हैं। और ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP जो निर्धारित किया गया है उस मूल्य में वो खरीदें। नया समिति, अगला समिति का नाम है राधा कृष्णन समिति। राधा कृष्णन समिति का संबंध पेपर लीक रोकने के लिए। अब जानते हैं आए दिन परीक्षा होता है, पेपर लीक होता है, उसको रोकने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिस समिति का नाम है राधा कृष्णन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस ब्रिजेश समिति। जस्टिस ब्रिजेश समिति का संबंध हाथरस कांड की जांच के लिए है। हाथरस कांड हुआ था, उसके जांच के लिए बनाई गई समिति जस्टिस ब्रिजेश समिति। एक नया समिति शिव रमन समिति, बहुत पुराना समिति है, नाबार्ड के लिए बनाया गया था। नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति के तहत किया गया था। इस नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था। और एक और समिति है नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग रिफॉर्म के लिए किया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए समिति बनी रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। वर्तमान के जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं द्रौपदी मुर्मू से पूर्व भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, उनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति गठन किया गया। हाल ही में किसी नीति आयोग का पूर्वकालिक सदस्य बनाया गया, पूर्णकालिक सदस्य, तो वो है राजीव गाबा। राजीव गाबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग ने योजना आयोग का जगह लिया, अर्थात योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग किया गया 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में है डॉक्टर सुमन के बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। और इसके वर्तमान CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग के फर्स्ट CEO थे सिंधश्री खुल्लर। कॉफी उत्पादन के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो 7वां स्थान। किस स्थान पर है? 7वें स्थान पे। और कॉफी उत्पादन में नंबर 1 स्थान है ब्राजील का। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक। अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में 2024 में भारत का स्थान था 96।
भ्रष्टाचार धर्म सूचकांक भारत का स्थान था 96। मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 24वां और टॉप पर है नॉर्वे। सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली घोषित हुआ है और सबसे प्रदूषित शहर भारत का बरनी घाट मेघालय है। अब यहाँ पर समाप्त था दोस्तों। एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि तैयारी सतत करने से ही आपको सफलता मिलती है। अगर आप चाहें कि परीक्षा होगा उस समय तैयारी करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि देखे होंगे होमगार्ड की बहाली आई तो अब से दौड़ना शुरू करते हैं, बिहार पुलिस की बहाली आई तो वो दौड़ना शुरू करते हैं या पढ़ना शुरू करते हैं। तो अपने माइंड को सेटअप रखिए, पॉजिटिव सोचिए और लगातार प्रयास करते रहिए तो सफलता मिलती है। इसलिए बरसाती मेढक बनने से अच्छा है लगातार अब तैयारी करेंगे। लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा किताब से पढ़िए। किताब ही रिजल्ट दिलाता है। हम लोग आपको बूस्टर का काम करते हैं, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। बहुत बहुत अब धन्यवाद। आपके बीच में आ रहा है साइंस का कुछ क्वेश्चन और वो है पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन है आप लोग के बीच में, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो जो परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा होता है वह न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस। आगे अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की थी। तो आपको जानकारी होगा कि परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में की थी। आगे क्वेश्चन होते हैं, कौन सा कण जो है वो ऋणावेशित होता है? आप जानते हैं कि कण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। तो कौन सा कण जो है वो ऋणावेशित होते हैं? तो इसका आंसर होगा बीटा कण, क्योंकि अल्फा कण जो होते हैं वो धनावेशित होते हैं, बीटा कण ऋणावेशित होते हैं, जबकि गामा कण जो होते हैं वो आवेशित होते हैं। अल्फा कण धनावेशित, बीटा कण ऋणावेशित और गामा कण होगा आवेशहीन, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। आगे क्वेश्चन है, प्रोटॉनों की संख्या समान एवं न्यूट्रॉनों संख्या अलग अलग होती है तो वो क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक कहलाते हैं। प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों संख्या अलग अलग हो तो वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। अगला क्वेश्चन है कि पानी में चीनी का घुलना कौन सा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है या तो रासायनिक परिवर्तन? तो भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के मतलब होता है कि फिर से वो पूर्ण अवस्था में आ सकता है। पानी को अगर हम चीनी में घोल देते हैं तो पूर्ण रूप से घुल जाता है, फिर उसको हम लोग पहली अवस्था में ला सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक का मतलब होता है जब कोई द्रव भाप का वाष्प का रूप लेने लगे जिस टेम्परेचर पर, उसको उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक बना हुआ उबलना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? तो विश्व में सर्वाधिक पाए जाना तत्व जो है वो हाइड्रोजन है, क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा मात्रा में पानी है। पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक मिलकर बना है, इसीलिए सबसे ज्यादा संसार में पाए जाने वाला तत्व जो है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाना तत्व जो है वह ऑक्सीजन है। जबकि आपको अगर पूछेगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, तो आपको बोलना है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। याद रखें,
पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, जबकि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। आगे क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक कठोर अधातु कौन सा है? तो सर्वाधिक कठोर अधातु जो है वो हीरा है, एवं अगर धातु का नाम लिया जाए तो वो टंगस्टन है। सर्वाधिक कठोर अधातु हीरा और सर्वाधिक कठोर धातु टंगस्टन। टंगस्टन है। बॉल का फिलामेंट टंगस्टन का ही बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है किस तत्व की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक विद्युत चालकता चांदी की होती है। तो सबसे अधिक विद्युत चालकता वाले तत्व जो है वो चांदी है। चांदी का संकेत Ag होता है। इसका परमाणु संख्या 47 होता है। जब कोई प्रक्रिया नहीं होती है तो भाप गुजरती है कहां से? एल्युमिनियम के ऊपर से। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो भाप गुजरती है एल्युमिनियम के ऊपर से। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अगला क्वेश्चन है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए स्टील में किसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है? कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। स्टील की कठोरता अगर प्रदान किया जाए तो उसमें कार्बन को मिलाया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग सोना को कोई अगर वस्तु मिलाते हैं तो सोना जो होता है, शुद्ध सोना जो होते हैं वो 24 कैरेट के होते हैं, लेकिन 24 कैरेट के किसी भी प्रकार का आभूषण बनता नहीं बनता है। उसमें 4 कैरेट जो है क्या मिलाया जाता है? सोना में तांबा एवं और भी कुछ चांदी मिलाकर उसको उसमें कठोर बनाया जाता है और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जबकि आभूषण में प्रयोग किए जाने वाले सोना 22 कैरेट का होता है। आजकल जो सोना की शुद्धता को मापने के लिए अपनाया गया वो हॉलमार्क का बना हुआ सोना होता है। अगला क्वेश्चन है कोयले के 3 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और पीट। कोयला के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार में सबसे उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट तथा पीट कोयला होता है। पीट कोयला में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है। इस कोयले में कार्बन की मात्रा जितना अधिक होगा वो उतना उत्तम किस्म का कोयला होगा। तो एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक है और कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट में सबसे अधिक रहने के कारण यह सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला और इसमें 90% से अधिक कार्बन प्रेजेंट होता है। अब आते हैं जल। तो जल जो होते हैं 2 प्रकार के मिश्रण होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तो जल में हाइड्रोजन का परसेंटेज जो होते हैं वो 88% होते हैं, 88.89%, जबकि ऑक्सीजन जो होते हैं वो 11.11% होते हैं। अगर पूछा जाए कि जल में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है तो हम लोग बोलेंगे 88.89%, और ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर पूछा जाएगा तो बोलेंगे 11.11%। आगे क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के जलने से केवल क्या उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोजन के जलने से केवल जल उत्पन्न होता है और यह धुआं रहित है। हाइड्रोजन के जलने से कभी भी धुआं का उत्पादन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है खारे पानी या समुद्र का पानी किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो खारे पानी या समुद्र के पानी जो है वो उत्क्रम प्रसारण के द्वारा शुद्ध किया जाता है। प्रसारण के द्वारा शुद्ध किया जाता है।
जब गोताखोर सांस लेते हैं तो सांस में वो गोताखोर जो है किस गैस का प्रयोग करते हैं? गोताखोर जब सांस लेते हैं तो सांस लेने वक्त वो किस गैस का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन एवं हीलियम। नोबेल गैस कहते हैं। नोबेल गैस के अंदर वर्तमान में 6 गैस आते हैं: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये 6 गैस हैं जो कि निष्क्रिय गैस भी कहे जाते हैं और क्रिय गैस कहे जाते हैं। ये 18वें वर्ग के तत्व हैं: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इन सभी का परमाणु संख्या 2, 10, 18, 36, 54 और 86 है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है? जिनोन को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जिनोन को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुयान के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है? तो वायुयान के टायर में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। जबकि कहीं कहीं हीलियम गैस का भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा। स्वर्णकार जो आभूषण को बनाते हैं, स्वर्णकार अपने उपयोग में किसका प्रयोग करते हैं? तो वो जो है स्वर्णकार अपने उपयोग में लाते हैं नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को कहते हैं अम्लराज। अगला क्वेश्चन है, इनो में कौन सा गैस रहता है? जब किसी को भोजन नहीं पचता है तो वैसे कंडीशन में लोग इनो खाते हैं, तो इनो में कौन सा गैस रहता है? तो इनो में जो रहता है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है। अगला क्वेश्चन होता है, फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ा दी जाती है? तो याद रखें कि फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ा दी जाती है। तो कभी कभी आपको सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड में कुछ प्रॉब्लम होता होगा, दोनों सेम जैसा लगता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड से हम लोग कृत्रिम वर्षा कराते हैं, जबकि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटो जो खींचते हैं उसमें प्लेट के रूप में किया जाता है, उसी की परत चढ़ाई जाती। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का प्रयोग किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उस युद्ध में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल है 1914 से 1918। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल है 1939 से 1945। अगला क्वेश्चन है, हरे फल को पकाने के लिए कौन सा तत्व मिलाया जाता है? हरे फल को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। आप लोग मार्केट से जो कार्बेट लाते हैं उससे जो गैस निकलता है एसिटिलीन गैस निकलता है, और एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण से ही जो वेल्डिंग किया जाता है, आप लोग देखते हैं जो वेल्डिंग होता है गैस वाला वेल्डिंग, उसमें एसिटिलीन गैस ही होता है और ऑक्सीजन गैस होता है। ऑक्सीजन एसिटिलीन को जलाने में मदद करता है। लोग कभी कभी अल्कोहल वगैरह पीते हैं, तो कहता है अगला क्वेश्चन, किसके अधिक सेवन से लोग जो होते हैं वो अंधपन एवं अधिक सेवन से मृत्यु भी हो जाती है? वो आता है मेथिल अल्कोहल। अगर कोई लोग मेथिल अल्कोहल का अधिक सेवन कर लेते हैं तो वह लोग अंधपन के साथ साथ वो मृत्यु का शिकार भी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अब यहाँ पे आपको साइंस का क्वेश्चन खत्म होता है, अब लाते हैं आप लोग के बीच में पॉलिटिकल साइंस। पहला क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का पहला क्वेश्चन है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो आप जानते हैं कि नियंत्रण परिषद की स्थापना 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत
हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिला था? तो याद रखें कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो है वो चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में दिया गया था। दोस्तों, ये इंग्लिश मिशनरी उसे कहते हैं जो क्रिश्चियन धर्म वाले होते हैं और वो इंडिया में आए थे और अपने धर्म को बढ़ावा के लिए लोगों को क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किए थे और यहाँ पर चर्च की स्थापना करना शुरू किए थे। और भारत में जो पहला व्यक्ति आया था क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने के लिए, उसका नाम था थॉमस। क्या नाम था उसका? थॉमस। अगला क्वेश्चन है कि आप लोग जानते हैं कि संविधान निर्माण में कुल कितने समय लगे? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। लेकिन अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए? जब संविधान का निर्माण हो रहे थे तो उस समय कितने अधिवेशन हुए? तो 12। संविधान निर्माण में कुल 12 अधिवेशन हुए। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1956 ईस्वी में। याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 1956 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष भारत में मनाया जाता है उनके जयंती। और उनके जो मृत्यु के बाद बनाए गए समाधि स्थल, उसका नाम है चैत्रा भूमि। क्या नाम है? चैत्रा भूमि। अगला क्वेश्चन है कि वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात किसने की? तो वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। मौलाना अबुल कलाम वही है जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे और सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और सबसे अधिक दिनों तक भी कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद ही बने थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये किसका कथन था? ऑस्टिन का। क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन है ऑस्टिन का। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कौन कौन? पैथिंग लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टॉपर्ट क्रिप्स। है ना? कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। पहला थे पैथिंग लॉरेंस, दूसरा थे एबी अलेक्जेंडर और तीसरा थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव जो होता है वह प्रांतीय सभा द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो याद रखें कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? उद्देशिका का विचार लिया गया संयुक्त यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश से भारत में शामिल किया गया है? तो कनाडा से किया गया है। अब आपके बीच पॉलिटिकल साइंस खत्म होता है और भूगोल। भूगोल का पहला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम
सूर्योदय किस राज्य में होता है? किस राज्य में होता है? तो भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य जो पूरब में है अरुणाचल प्रदेश। प्रदेश। तो सबसे पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में ही सूर्योदय होता है। और सबसे अंतिम में अस्त जो होता है गुजरात में होता है। और दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और गुजरात के सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर है। क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय जो होते हैं वो अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बाद में होते हैं अस्त जो होते हैं वो गुजरात में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ झारखंड, झारखंड से सटा हुआ पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य है। आप चाहे तो इसको 1 मिनट में याद कर लें। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4 को एक बार याद कर लो आप। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर 4 का अंतिम में याद कर लो। झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य हैं, पश्चिम से पूरब के राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा के सबसे निकट नगर कौन सा है? तो कर्क रेखा के सबसे निकट नगर जो हैं वो हैं गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात में है। गुजरात की राजधानी भी गांधीनगर है। एवं सबसे निकट राज्य जो हैं वो कलकत्ता है। कर्क रेखा के सबसे निकट नगर जो हैं वो गांधीनगर एवं निकट राज्य जो है वो कलकत्ता है। कलकत्ता राज्य नहीं है, गलत है दोस्तों। सबसे निकट नगर जो है गांधीनगर है। अगला क्वेश्चन, भारत स्थित है किस गोलार्ध में? तो भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। पृथ्वी को पढ़ने अध्ययन करने के लिए ग्लोब पर 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो याद रखें कि माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय का यमोत्तर गुजरती है किस किस राज्य से होकर? तो भारतीय मानक समय का यामोत्तर जो है वह गुजरती है यूपी, एमपी, एपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। यूपी, एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है भारत का वह कौन सा स्थान जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर में मिलते हैं? तो भारत का सबसे दक्षिणतम में जो पॉइंट है इंदिरा, क्या कहते हैं उसको, कन्याकुमारी। वही कन्याकुमारी पर इसके पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और नीचे दक्षिण में जो है हिंद महासागर, वहीं पर तीनों का मिलन होता है कन्याकुमारी में। अब अगला क्वेश्चन है कि नेपाल के पड़ोसी राज्य कौन कौन हैं? तो नेपाल के पड़ोसी राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल इत्यादि। अगला क्वेश्चन है सबसे नवीन पर्वत कौन है? तो सबसे नवीन पर्वत जो हैं वो शिवालिक और पटकोई श्रेणी के। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इतने दिन हमारे साथ टाइम दिया और आगे भी हम आपके बीच क्वेश्चन लाएंगे और इससे अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अच्छा से अच्छा प्रयास करें कि ऐसा क्वेश्चन लाए जो आपके परीक्षा में आए और आपको सफलता दिलाए। ये हमारे अभी शुरुआत है, थोड़ी मोड़ी त्रुटि हो जाती है, लेकिन इस त्रुटि को हम जल्द ही सुधारेंगे और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे आपको, जो कि आपको परीक्षा में कामयाबी दिलावे। जय हिंद, जय